देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की चल रही 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बैठक में तैयार की। इसके अलावा इस बैठक में नीतीश कुमार को भविष्य में बीजेपी कभी भी अपने साथ नहीं लेगी, इसका भी निर्णय बीजेपी ने लिया। यानी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी न तो लोकसभा चुनाव में अपने साथ रखेगी, बल्कि बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा में भी बिना नीतीश के चुनाव मैदान में होगी और अपने दम पर बिहार में भी सरकार बनाएगी। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने जैसे ही अपने संबोधन भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भविष्य में बीजेपी में साथ नहीं लेने की बात कही, इसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मीडिया के सामने आकर खुद इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और लोकसभा में 38 से 39 सीटें जीतेगी, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने बूते चुनाव जीत बिहार में सरकार बनाएगी। प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर कई आयोजन कर लोगों को नरेंद्र मोदी के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। विस्तृत चर्चा किया और माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय प्रभारी जी का हमें मार्गदर्शन भी मिला है। अगले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम चलाने जा रही है। हम पंचायतों में आम सभा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर 5000 आम सभा करने का, फिर विधानसभा, जिला और प्रदेश में एक बड़ी रैली के रूप में यह पूरी योजना पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। दूसरा, एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में हमेशा एक मरमरिंग रहती थी। यह बिल्कुल साफ शब्दों में प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत अनपॉपुलैरिटी के कारण वह 43 सीटें जीते थे, हम 74 सीट जीते थे। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया, लेकिन उनका जो स्वभाव है हर बार अपने साथ रहने वालों को धोखा देने का, तो उन्होंने हमारे सबसे श्रेष्ठ नेता ने जो उनके प्रति उदारता दिखाई थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और इसलिए यह कार्य समिति इस मायने में भी खास है कि हम सब एक लक्ष्य कि अगले बार 36 से 38 सीटें हम लोकसभा की जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को 2/3 बहुमत से पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि आज बिहार में जो गरीबों को मकान मिले हैं, जो गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, यह सब केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा किया। उनके वोटों के बदौलत बिहार की जनता के 39 सीट देने के कारण, वोटों के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गरीब कल्याण की भी योजनाएं चलाई और देश की सुरक्षा और देश के औद्योगिकरण की बहुत लंबी छलांग लगाई। उसके कारण हम बिहार की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो विश्वास माननीय मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर किया, उस पर हम सदैव खरे उतरेंगे। अब हम इस कार्य समिति के बाद जिलों में, मंडलों में कार्य समिति होगी और हम हर बूथ पर जनता को जागृत करने की बात है। 3.5 दिन अभी हम लोकसभा के लिए देंगे और उसके बाद 365 दिन विधानसभा के चुनावों के लिए भी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देगा और हम अपने बल पर अगली सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता चाचा भतीजे की उलटबाजियों से त्रस्त आ चुकी है और बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। 2025 में भी हम पूर्ण बहुमत से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। कार्य समिति में भाग लेने आए सांसद राजीव प्रताप रूडी हर्ष जताते हुए कहा कि देश की जनता मोदी के साथ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि धरती इधर से उधर हो जाए, नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
वहीं नरेंद्र मोदी का अपमान नीतीश कुमार ने किया था, उसका बदला बिहार की जनता लेगी। नीतीश पर हमला करते हुए बताया कि नीतीश कुमार में अब शासन प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है। देश प्रधानमंत्री ने जो नेतृत्व दिया है उस पर बिहार को भरोसा है और आज एक विशेष घोषणा भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावडे ने साफ कहा चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, अब नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता का गुंजाइश नहीं है और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर खड़ी होगी और बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 40 की 40 सीटें जीतेगी। और ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो नरेंद्र मोदी का अपमान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने किया है उसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। तो क्या इसकी अनुमति मतलब केंद्र तरफ से जो डिसीजन ले लिया गया कि नीतीश कुमार से अब समझौता नहीं होगा? कोई दूर दूर तक अब कल्पना भी नहीं की जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने ताकत से चुनाव लड़ेगी और देश के प्रधानमंत्री के अपमान का बदला लेगी। एक अलग सवाल सर कि जो क्राइम कंट्रोल है, नीतीश कुमार लगातार सुशासन की बात बोल रहे हैं, कल खुलेआम पुलिस के सामने गोली मार दी गई थी प्रतिमा में, क्या कहें क्राइम के लिए? देखिए, अब उनकी रुचि शासन प्रशासन से समाप्त हो गई है और जिस बोझ के साथ नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं उनकी प्रशासनिक क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है और बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य है ये सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बिहार को सुशासन से जंगल राज के तरफ नीतीश कुमार वर्तमान में ले गए हैं, जिसे इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। वहीं एक रिश्ता बिहार और उत्तर प्रदेश में जोड़ते हुए कहा कि दोनों प्रदेश सीताराम से बंधे हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकसभा में मोदी के नाम होंगे और बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। और मुझे आज यहाँ बिहार की इस प्रदेश कार्य समिति में कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण जो नीतीश जी आपकी अगुवाई में यह सरकार चल रही थी, जो विकास कर रही थी, जो सुशासन दे रही थी, जो सुरक्षा दे रही थी, आपने बिहार प्रदेश को जंगल राज की ओर फिर से भेजने का पाप किया है, अपराध किया है। और जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा कि इस जंगल राज का अगर कोई दोषी है आज की तिथि में, आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और हम उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं एडवांस में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश से और 40 लोकसभा सीटें जो बिहार की हैं, आप सब आज तय करके जाइए। 120 सीटें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या अंतर है? सीताराम। और ये 120 सीटों का प्रभाव कहां तक जाएगा, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि अब की बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 405। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है।
एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया, लेकिन राहुल गांधी पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ तिरंगा फहराया तो बीजेपी के नेता सह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे न सिर्फ तिरंगे के अपमान से जोड़ देख रही बल्कि राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के बदले भारत समझो यात्रा करना चाहिए था। दरभंगा एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक कई हमले मीडिया के कैमरे के सामने राहुल गांधी पर किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी में हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री न तो बनने वाले हैं, न ही उनकी किस्मत में प्रधानमंत्री बनना लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर राहुल गांधी द्वारा तिरंगा फहराने पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी तिरंगे का सम्मान करना नहीं जानते हैं। जहां उन्होंने तिरंगा फहराया वहां तिरंगे से ज्यादा ऊंची उनकी अपनी कटआउट वाली तस्वीर लगी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के बाद देश भर में हालात बदले हैं, अब लोग कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हैं। कश्मीर में भी हालात अब बदल चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिस जम्मू कश्मीर में कभी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने को लेकर के सुरक्षा के ऐसे घेरे में जाना पड़ता था लाल चौक तक, तब तिरंगा वहां फहराया जाता था और आतंकवादी हमले करते थे। लेकिन धारा 370 और 35A का अंत होने के बाद अभी 15 अगस्त जब आज़ादी के अमृत काल में जम्मू कश्मीर के भी हर घर तिरंगा फहराने का काम हुआ। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा था कि अगर वो भारत को समझो यात्रा करते तो समझ में आता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कैसे है, कैसे उसका मान और सम्मान रखना है या नहीं जानते। उनको व्याकुलता है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएं, लेकिन उनके भाग्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना नहीं लिखा है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए हिंदुस्तान की सीमा से लेकर के एक सीमा से लेकर के दूसरी सीमा तक कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए कांग्रेस को यह नाटक करने से पहले जो धारा 370 और 35A की समस्या उन लोगों ने पैदा की थी, उसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, यह स्पष्ट है कि यह वोट की राजनीति करने की तलाश में है और इस देश में कांग्रेस सहित जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोधी राजनीतिक दल हैं और नेता हैं, वह लगातार इस प्रकार का मैसेज दे करके कि अगर उनका कटआउट बड़ा है और राष्ट्रीय ध्वज छोटा है तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए और उनको इस प्रकार की गलती करने के लिए संपूर्ण कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान नहीं है। रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से चला शालिग्राम मिथिला का मिथिला की धरती दरभंगा में भव्य स्वागत किया जाएगा।
वहीं पूरे रास्ते जगह जगह लोग इस शालिग्राम शिला के दर्शन करने के साथ साथ पूजा अर्चना भी करेंगे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी खुद विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा जटही बॉर्डर होते हुए यह शालिग्राम बिहार के मधुबनी में प्रवेश करेगा। इसके बाद दरभंगा के रास्ते उत्तर प्रदेश जाएगा, जहां 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शालिग्राम शिला को रिसीव करेंगे। इसके बाद 1 फरवरी को यह शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंच जाएगा, जहां करीब 6 से 7 महीने तक शालिग्राम पत्थर को तराश कर भगवान रामलला की प्रतिमा बनाई जाएगी। उन्होंने नेपाल के पोखरा दामोदर कुंडी काली गंडकी नदी से निकाले गए दोनों शालिग्राम शिला की खासियत बताते हुए कहा कि इस शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का वास होता है। इसकी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक शिला का वजन 26 टन और जबकि दूसरे शिला का वजन 14 टन है। ऐसे में दोनों शिला का वजन 40 टन है, जिससे 2 बड़ी गाड़ियों से लाया जा रहा है। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस समय होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य तो द्रुत गति से चल रहा है और वो इसी वर्ष दिसंबर तक लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें जो राम लला की भव्य दिव्य मूर्ति वहां पर बैठेगी और दूसरे मंजिल पर पूरा राम दरबार होगा, उसके लिए यह विचार हुआ साधु संत महात्माओं का कि शालिग्राम शिला उपलब्ध किया जाए। और शालिग्राम शिला ये नेपाल में पोखरा के पास दामोदर कुंड से ही उपलब्ध होता है। वही काली गंडकी नदी आकर के बिहार में नारायणी नदी हो जाती है, तो शालिग्राम उसी में से मिलता है। तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर जनकपुर के श्री महंत से बात करके और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके और ये तय हुआ, नेपाल ने कहा कि मैं शिलाखंड दूंगा। तो 2 शिलाखंड, एक 26 टन का और एक 14 टन का, यानी 40 टन का, ये दोनों शिलाखंड ये 2 गाड़ियों पर, लॉरी पर वहां पर वो लोड हुआ, पूजा उजा करके वहां पर उसका रुद्राभिषेक करके और वो वहां से चला और आज वो शाम तक पहुंच जाएगा जनकपुर। और जनकपुर में कल सवेरे 9 बजे महाआरती होगी और उसके बाद वहां पर उसका कुछ धार्मिक क्रियाएं कर्म होगा। उसके बाद वहां पर वो 30 तारीख को प्रातःकाल वहां से चल पड़ेगा। तो 30 तारीख को सवेरे 8:30 बजे जटही, जो हमारा भारत और नेपाल का बॉर्डर है मधुबनी जिला में, उस जटही में वह प्रवेश करेगा। और जटही में प्रवेश करेगा तो उस समय हम लोग जाकर के यहाँ से रिसीव करेंगे। देखिए, मैं क्या इस देश का एक राम भक्त और मुझे यह प्रसन्नता है कि मैं सीता मैया की उस भूमि पर खड़ा हूँ, उस मिथिला में खड़ा हूँ जहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के कारण से मिला है। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक लंबी लड़ाई 500 साल से अधिक की रही है और आज भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है और भगवान शालिग्राम जी के पत्थरों से जो रामलला की मूर्ति बनकर के आ रही है, हम सब भारतवासी एक भक्त के नाते भगवान का स्वागत करते हैं और सीता मैया को प्रणाम करते हैं। जिला स्कूल में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन व वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गई। सभी को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1, 2, 3, 4
6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 फरवरी को 2 पाली में प्रथम पाली 9:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 तक अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 1:45 बजे से अपराह्न 5 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के 62 परीक्षा केंद्र, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 52 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 3 परीक्षा केंद्र, बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 7 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा में लगभग 46,249 परीक्षार्थी भाग लेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, नियर पुअर होम, अपोजिट वैदिक भवन is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। आदर्श युवा संघ मीडिया के कोऑर्डिनेटर सह समाजसेवी व अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि आदर्श युवा संघ मुसीपुर हर साल के भांति इस साल भी ग्रामीण परिवेश के विभिन्न जिला के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए आदर्श प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। परीक्षा नियंत्रक सुशील कुमार ने कहा कि आदर्श युवा संघ की ओर से 12 जनवरी को लिखित परीक्षा लिया, जिसमें वर्ग 7वीं से 10वीं तक के हजारों छात्र छात्राएं प्रतिभागियों भाग लिए, जिसमें लिखित परीक्षा में वर्ग 7वीं से 10वीं तक में प्रत्येक वर्ग से 25-25 विद्यार्थी मौखिक परीक्षा के लिए चयनित किए गए। मौखिक परीक्षा के लिए चयनित 100 छात्रों को केवीसी के तरह सरस्वती पूजा के अवसर पर 27 से 28 जनवरी को खुले मंच से प्रतिभा का जांच किया गया, जिसमें प्रत्येक कक्षा से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को चयनित किया गया। आदर्श युवा संघ का निदेशक ने कहा कि सभी 7वीं से 10वीं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों सौरव कुमार, अजय कुमार मुखिया, अंकित कुमार पासवान, पुष्पांजलि कुमारी को सभी को नई रेंजर साइकिल, द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुके विकास कुमार यादव, विकास कुमार शर्मा, नीतीश कुमार, पंडित राजा रमन कुमार को एक बड़ा टेबल और बेस्ट कुर्सी और तृतीय स्थान पर सफल प्रतिभागी पूजा कुमारी, रतन कुमार यादव, अमर कुमार एवं कृष्ण कुमार पासवान सभी को एक एक बड़ा घड़ी सहित नगद राशियों से पुरस्कृत किया गया। सफल प्रत्येक क्लास से 3-3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय को चयनित किया गया और उस चयनित छात्र एवं छात्राओं के लिए सम्मान समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर प्रत्येक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को संघ की ओर से रेंजर साइकिल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को एक टेबल और साथ में चेयर और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को बड़ा दवाल घड़ी से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी सफल प्रतिभागी को प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया है। ये तमाम कार्यक्रम विगत 15 साल से यानी 2007 से लेकर अभी तक चल रहा है। आदर्श युवा संघ मुसीपुर की ओर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन नगर इकाई द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
जिसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नगर सचिव अविनाश सहनी ने कहा कि नगर निगम के निर्वाचित मेयर का मनमानी और लोकतांत्रिक रवैया कार्यभार आरंभ से ही देखी जा रही है। अखबार के माध्यम से देखने को मिलता है कि सशक्त अस्थायी समिति का गठन हो रहा है जो पूर्णतः गैर लोकतांत्रिक है। अब तक न ही पार्षद बोर्ड की बैठक हुई है, न ही किसी प्रकार की सूचना या रायशुमारी की गई। निगम के नियमों को ताक पर रखकर मनमानी रवैया आरंभ कर दी गई है। वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वरिष्ठ नेता विद्याभूषण राय ने कहा कि दरभंगा नगर निगम में महापौर, उप महापौर एवं वार्ड पार्षदों के निर्वाचित हुए महीनों बीत गए, अभी तक कोई आधिकारिक बैठक अथवा प्रगति का कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिला है। नगर निकाय अधिनियम का अनदेखी है। नगर निगम एक परिवार है, महापौर परिवार के मुखिया हैं एवं परिवार नियमानुसार व्यावहारिक एवं विश्वसनीयता से चले यह कर्तव्य है, लेकिन इस तरह मनमानी तरीके से नगर निगम का संचालन नियम विरुद्ध एवं पार्षद हित में नहीं है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 29 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लगेज 2023 क्रिकेट कार्यक्रम के तहत उद्घाटन क्रिकेट मैच खेला गया। सीनियर एकादश बनाम जिला प्रशासन एकादश के बीच। वहीं इस टूर्नामेंट का कंट्रोल जिला प्रशासन की टीम जीतकर सीनियर एकादश को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया गया। सीनियर एकादश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 72 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में खेलने उतरे प्रशासन एकादश दरभंगा की टीम ने 12 ओवर 4 बॉल पर ही यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। प्रशासन एकादश की ओर से ओपनिंग क्रिकेट मैच खेलने उतरे वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने 30 बॉल पर 39 रन बनाया, जो कि सबसे अधिक, जिन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने 21 रन बनाया। नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव 5 रन बनाकर इस तरह से नगर पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त नॉट आउट रहे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। दरभंगा जिला क्रिकेट संघ की ओर से 2022-23 के लीग का शुभारंभ है। आज उद्घाटन रखा गया है, जिसका उद्घाटन आदरणीय जिला अधिकारी महोदय, साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर आरक्षी अधीक्षक महोदय, नगर आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया है। साथ ही एक दोस्ताना मैच प्रशासन 11 और वरिष्ठ खिलाड़ी 11 के बीच रखा गया है, जो अभी चल रहा है। कल से लीग का प्रॉपरली रूटीन के हिसाब से शुभारंभ जो पूरे महीना को इस मैच को जीतने के लिए पहले बैटिंग किया है वरिष्ठ खिलाड़ियों की टीम, जो 72 रन बनाया है इन लोगों ने। अब अभी प्रशासन 11 की टीम खेल रही है। अभी सीनियर एसपी साहब कर रहे हैं और सिटी एसपी साहब कर रहे हैं।